हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। ये है आपका, मेरा और अनअकैडमी का अनअकैडमी यूपीएससी, और आप देख रहे हैं मुझे यानी कि दुर्गेश नंदन को। अनअकैडमी यूपीएससी पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। काफी सारे बच्चे हर साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की तैयारी करने की सोचते हैं। काफी सारे बच्चे तैयारी शुरू भी करते हैं, पर जो सोचते हैं और जो शुरू करते हैं उनमें एक डिफरेंस है। जितने लोग सोचते हैं उतने लोग शुरू नहीं कर पाते। उनके कारण कई सारे हैं। उसमें से सबसे एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि वो डिसीजन नहीं ले पाते, और अगर डिसीजन ले भी पाते हैं तो ये नहीं समझ पाते कि तैयारी को किस प्रकार से किया जाए। एक ये वर्ग है। दूसरा वर्ग ऐसा भी है जो सोचते भी हैं और करते भी हैं, पर उनकी तैयारी सही दिशा में नहीं चल रही होती। वजह एक क्लियर प्लान, एक क्लियर विजन, एक क्लियर स्ट्रेटेजी की कमी। तो आज के इस सेशन में, आज के इस अगले 40 मिनट के सेशन में हम लोग इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को बनाएं, और स्ट्रेटेजी बनाने से पहले प्लानिंग के वो क्या एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपको दरकिरार नहीं करना चाहिए। व्हाट आर दोज एलिमेंट्स, व्हाट आर दोज फैक्टर्स व्हिच यू कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग, है ना। प्रिपरेशन का स्टेप 1 जो है वो तो कई लोग आपको बता देंगे, बट स्टेप 1 से पहले का जो लेवल 0 है वो भी समझना जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट क्लियर विद द लेवल 0, यू शुड नॉट मूव टू द लेवल 1। अगर आप लेवल 1 तक ठीक से नहीं पहुंच पाते हैं तो आगे के लेवल्स तो नहीं ही पहुंच पाएंगे। बट इस सेशन का मेरा पर्पस ये है कि आपको मैं जो बेसिक चीजें हैं उनको बता पाऊं, सो दैट एक क्लियर कट विजन आपका एग्जामिनेशन के बारे में डेवलप हो पाए। आप समझ पाए कि किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, और किस प्रकार से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को, है ना, क्रैक करना है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अपने आप में एक बहुत ही टफ एग्जामिनेशन है। उसकी वजह कई सारी है। सबसे पहला वजह कि काफी सारे लोग हर साल इसकी तैयारी करते हैं, पर नंबर ऑफ सीट्स जो हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी हैं तो हर देश में प्रशासनिक अधिकारी की संख्या जो है वो सीमित होती है। तो प्रशासनिक अधिकारी की संख्या सीमित है, मतलब नंबर ऑफ सीट्स काफी कम है। और जो ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि उनका इस परीक्षा में चयन हो, वो देश की सेवा में, भारतीय सिविल सेवा में या भारतीय पुलिस सेवा में जाएं, ऐसे बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है। तो कंपटीशन इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर कि क्यों ये एग्जामिनेशन सभी लोगों को इतना टफ लगता है, इतना कॉम्प्लेक्स लगता है, वो ये है कि इसका जो सिलेबस का स्कोप है, द स्कोप ऑफ द सिलेबस इटसेल्फ, है ना, जो कि जनरल स्टडीज को कवर करता है। एंड व्हेन दे से जनरल स्टडीज, तो मतलब ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि लगभग लोग वट एवर द सब्जेक्ट्स यू टॉक अबाउट, चाहे आप सोशियोलॉजी के बेसिक्स की बात करें, सोशल इश्यूज है, सोशल जस्टिस है ना, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, एंड व्हाट नॉट। इट इंक्लूड्स, इट टचेस ऑलमोस्ट ऑल द पॉसिबल डायमेंशंस, है ना, जो बेसिक एजुकेशन के हमारे हैं। एंड ऐसे में ऑब्वियसली फॉर एनीवन, मतलब इधर ही बिलोंग्स टू अ रूरल बैकग्राउंड or he belongs to an urban background, either he belongs to a middle class family or he belongs to a high class family, doesn't matter, किसी को भी ये सिलेबस कॉम्प्लेक्स ही लगेगा। एंड अगेन, अगर वो साइंस बैकग्राउंड से आता है तो उसको भी दिक्कत लगेगी कि यार ये हिस्ट्री, पॉलिटी जो सब्जेक्ट कैसे पढ़े, आर्ट एंड कल्चर कैसे पढ़े। अगर वो आर्ट्स बैकग्राउंड से आता है तो उसको भी डिफिकल्ट लगेगा कि ये जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस जो है उनको कैसे समझा जाए, साइंस एंड टेक कैसे समझा जाए, इकोलॉजी के कंसेप्ट कैसे समझे जाएं। तो प्रॉब्लम तो सभी के लिए, जो लिटरेचर वाले बैकग्राउंड के हैं वो तो दोनों तरफ से हाथ धुल बैठते हैं। ऐसे में समस्या ये है कि आखिर किया जाए। पर इस मतलब कॉम्प्लेक्सिटी में एक बहुत प्यारी, एक बहुत अच्छी बात भी है जिस पर शायद आप में से कई लोगों ने गौर नहीं किया। वो ये है कि अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और आपको ये एग्जामिनेशन टफ लग रहा है, तो ये सोच लीजिए कि जो साइंस बैकग्राउंड से उसको भी टफ लग रहा है, जो लिटरेचर से है उसको भी टफ लग रहा है, जो इंजीनियरिंग से आया है वो तो कह रहा है कि सर मेरे लिए तो कुछ, है ना, पता ही नहीं कि यहाँ क्या चलता है। That means the examination basically provides a level playing field to aspirants from all the sections. चाहे आपका जो भी academic background रहा हो, आपका जो भी social background हो, या जो भी economic background हो, the examination is undoubtedly fair. The examination is obviously मतलब mostly on time. अभी कोविड की वजह से जो डिले हुआ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। ये इमरजेंसी सिचुएशन है। अदरवाइज आप किसी स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें 2 साल, 3 साल, 5 साल में भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं कई जगहों पे, 5 साल में एक बार। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म 2015 में निकला था, एग्जामिनेशन अभी लास्ट ईयर, है ना। तो
ऐसे में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है यूपीएससी में एज कंपेयर टू द अदर एग्जामिनेशंस। ऑब्वियसली देर बच्चे आएंगे, वो कहीं से सीख के समझ के आएंगे, हो सकता है मेरे जैसे किसी टीचर से पढ़ के गए हों, तो वो बोलेंगे नहीं सर पहले ना सिलेबस देखते हैं फिर किताबों पे जाएंगे। मैं कहता हूँ इनमें से कहीं पर भी नहीं जाना, ना पहले किताबों पर जाना है ना पहले सिलेबस पे जाना है। सबसे पहले आपको खुद को देखना है। द वेरी फर्स्ट स्टेप जो कि हम में से कई सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, है ना, और इसकी वजह से फिर प्रिपरेशन के लेटर स्टेज पर मैंने कई बच्चों को नोटिस किया कि उनको एंग्जाइटी हो जाती है ना। दे मे रिकॉग्नाइज इट और मे नॉट, बट इफ यू कंसल्ट समवन फ्रॉम मेंटल हेल्थ केयर, है ना, इफ यू कंसल्ट अ मेंटल हेल्थ केयर पर्सन, तो दे विल टेल यू कि द एस्पिरेंट इज फेसिंग एंग्जाइटी, है ना। आप में से आजकल ज्यादातर बच्चे टीवीएफ वगैरह के वेब सीरीज देखते हैं, आपने वहां पे भी देखा होगा, है ना। तो एक एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है, बट उसको कम करने का तरीका क्या है कि व्हेन यू स्टार्ट इट प्रॉपरली, है ना। जब आप फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं उससे पहले बहुत जरूरी है कि आपका एग्जाम के बारे में माइंडसेट जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। अ क्लियर, राइट एंड पॉजिटिव माइंडसेट। व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग दिस? सी, जो टारगेट आपने सेट किया है ना, जो एम्बिशन आपका है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, आप जिला अधिकारी बनना चाहते हैं या पुलिस अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा या भारतीय राजस्व सेवा में जाना चाहते हैं, ये देश की टॉप ब्यूरोक्रेसी है ना। दिस इज द टॉप ब्यूरोक्रेसी ऑफ द कंट्री। आप डायरेक्टली जो सोशियो इकोनॉमिक स्टाटा है कंट्री का, उसके टॉप लेवल पर जाना चाह रहे हैं, है ना। और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप चुन रहे हैं उस एग्जामिनेशन को जो भारत का सबसे कठिन एग्जामिनेशन माना जाता है। पर क्या इस एग्जामिनेशन को मैं ऐसा कहूं कि क्या ये नामुमकिन है, क्या ये बहुत मुश्किल है? अंग्रेजी डिक्शनरी में आप देखेंगे कि दो शब्द मिलते हैं, एक शब्द है डिफिकल्ट और दूसरा शब्द है चैलेंजिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट वर्ड्स इन इंग्लिश लिटरेचर, इन इंग्लिश लैंग्वेज। वन इज डिफिकल्ट, है ना, एंड अनदर इज चैलेंजिंग। इफ यू आस्क मी कि सर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना डिफिकल्ट है या चैलेंजिंग है, आई वुड से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चैलेंजिंग है। इफ यू आस्क मी कि सर कोई मतलब अननेसेसरी, अनवांटेड कोई बोझ कैरी करना डिफिकल्ट है या चैलेंजिंग है, आई वुड से डिफिकल्ट है। जब आप एक अनवांटेड काम कर रहे होते हैं जिसमें आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं है और हो सकता है उसका कुछ आउटपुट ना आए और वो आपको मुश्किल भी लग रहा है, तो आप उसको डिफिकल्ट बोलते हैं। बट जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो करने के समय आपको थोड़े एफर्ट आपसे ज्यादा मांग रहा हो, थोड़ी मेहनत आपसे ज्यादा मांग रहा हो, बट जब आप उस काम को पूरा कर लें, व्हेन यू अकम्प्लिश इट, इट विल डेफिनेटली गिव यू अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, है ना। आपको एक सेटिस्फैक्शन देगा दैट यस आई हैव डन दिस। एंड अगर वो काम है तो दैट इज नॉट डिफिकल्ट जेंटलमैन, वो डिफिकल्ट नहीं है, वो चैलेंजिंग है। The one that gives you a sense of satisfaction, the one that gives you a sense of accomplishment, कि आपको कल को लगे कि नहीं यार मैंने किया है, yes I have achieved it, है ना। The one that bears a fruit may be challenging but not difficult. Civil services examination is a challenge, definitely, undoubtedly it is a challenge, but it's not difficult at all. ये difficult बिल्कुल भी नहीं है ना, challenging जरूर है। और ऐसे में यही मैं कह रहा हूं राइट माइंडसेट। अगर आप शुरू से ही सोच लेंगे यार डिफिकल्ट है ना, होगा नहीं होगा, डिफिकल्ट है, फिर आपके लिए वो चीजें सचमुच डिफिकल्ट बन जाएंगी। बट अगर आप शुरू से ये सोच कर रखेंगे कि नहीं दिस इज चैलेंजिंग, है ना, यहाँ पर जाने के लिए एफर्ट्स मुझे ज्यादा लगाने हैं, बट जो रिजल्ट वहां पर पहुंचने के बाद मुझे मिलेगा, है ना, दैट इज अ डिफरेंट। अगर आप इस चीज को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप इस चीज को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, आई वुड सजेस्ट कि कभी आप ट्रैक पे जाइए। आप में से काफी सारे लोग ट्रैकिंग पे गए भी होंगे, तो जब आप ट्रैकिंग पे जाते हैं तो आपको रास्ते काफी कठिन लगते हैं, बट जब आप टॉप पर पहुंच जाते हैं तो एक डिफरेंट फीलिंग आती है, अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। उसी की बात कर रहे हैं। जब आप सिविल सर्विसेज में पहुंच जाएंगे, कई सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, सोचते हैं दैट इज द एम, दैट इज नॉट द एम, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू फेज इन योर लाइफ, दैट इज a new phase in the public life, your public life, है ना। तो वहां तक पहुंचने के लिए जब आप तैयारी कर रहे हैं उस समय आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, उस समय आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। उस समय अगर आप ये समझ बैठे अरे यार बड़ा मुश्किल लग रहा है, नहीं होगा, तो सच मानिए काफी मुश्किल होगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वैसा सोचने से नहीं होगा,
हो सकता है आप बाद में कोर्स करेक्शन कर लें, पर मुश्किल जरूर होगा। आपको चीजों को सिंप्लीफाई करना है। द प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। द मोर यू सिंप्लीफाई, द बेटर यू गो। द लेस यू सिंप्लीफाई, और आई वुड से द मोर यू मेक इट कॉम्प्लेक्स, द मोर डिफिकल्ट इट वुड बी। तो आपको बेसिकली चीजों को सिंप्लीफाई करना है, एंड दैट इज द सोल पर्पस ऑफ अ गाइड, दैट इज द सोल पर्पस ऑफ अ कोच, दैट इज द सोल पर्पस ऑफ अ मेंटोर। वो आपके लिए चीजों को सिंप्लीफाई ही तो करते हैं। बट चीजें शुरू कहां से होंगी? चीजें एक राइट माइंडसेट से शुरू होगी। आई टोल्ड यू, राइट माइंडसेट एंड अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड अ वेरी क्लियर माइंडसेट। बट इस राइट माइंडसेट के लिए कि भैया नहीं ये चढ़ाई है मैं कर लूंगा, आई मस्ट, है ना, गैदर स्ट्रेंथ। और ये स्ट्रेंथ कहां से आएगा? ये स्ट्रेंथ आएगा मेरे डिसीजन से। जब आप डिसाइड करते हैं कि क्या मुझे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है या नहीं करनी, उससे पहले आपको काफी सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, है ना। आपको यहां पर ढूंढना पड़ेगा WIIFM। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है ना, व्हाट इज दिस? सो दिस मीन्स व्हाट्स इन इट फॉर मी। व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए यहां पर क्या है? दुनिया को सिविल सर्विसेज में बहुत सारी चीजें देखती होंगी, पर मैंने ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, मैंने ऐसे भी कई सारे लोग देखे हैं जो वैसे तो काफी इंटेलिजेंट है ना, पर उनकी कभी इच्छा नहीं हुई सिविल सर्विसेज में जाने की। वो कोई रिसर्चर बन रहा है, कोई स्कॉलर बन रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आपको वहां पर होना चाहिए? और आपके अंदर क्या है ना, जो आपको लगता है कि वो वहां पर यूटिलिटी है उसकी? या आपके अंदर क्या है जो आपको लगता है कि वो आपको उस जगह तक ले जा सकता है? या उस जगह में क्या है जो आपको लगता है कि नहीं मुझे वहां जाना चाहिए? व्हाट इन इट इज फॉर मी, यहां पर मेरे लिए क्या है, या मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मैं यहां पर जा सकता हूं? देखिए, 4 लोग होंगे, चारों लोगों की डिफरेंट थिंकिंग होगी। व्हाट मैटर्स इज आपकी क्या सोच है, क्योंकि ये करना आपको है, किसी और को नहीं। So when it comes to you, the most important thing is what are you thinking and not कि कोई क्या सोच रहा है। हो सकता है किसी का मोटिवेशन पैसा हो सकता है किसी का मोटिवेशन पावर हो, है ना, हो सकता है किसी का मोटिवेशन सोशल सर्विस हो। आपका मोटिवेशन क्या है? What inspires you, है ना? Why are you aspiring for civil services examination? What is the inspiration behind your aspiration? You will have to figure that out. जिस दिन आपने ये पता लगा लिया, फिर जो आपका डिसीजन होगा वो एक फर्म डिसीजन होगा, और उस डिसीजन के बेसिस पर, है ना, उस फर्म डिसीजन के बेसिस पे, ये जो फर्म डिसीजन आप लेंगे, है ना, इस फर्म डिसीजन के बेसिस पे जो स्ट्रेंथ मुझे मिलेगा प्रिपेयर करने का, जो स्ट्रेंथ मुझे मिलेगा चढ़ाई करने का, वो ज्यादा होगा। दिस विल गिव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, and this strength will help me to get through the sale, है ना, because this is a journey, this is a process. ये one day event नहीं है। civil services examination is not SSC, civil services examination is not a bank examination, not a university examination. This itself is a process, and the process requires a lot of things. And what is that? जब आप ये फिगर आउट कर लेंगे, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, बट उस स्ट्रेंथ के बाद आपको एक और चीज सोचनी पड़ेगी कि क्या ये सस्टेनेबल है? क्या जो मुझे आज लग रहा है कि मुझे करना है, क्या मैं ये पूरे 1 साल तक ये तैयारी कर सकता हूँ, पूरे 1.5 साल तक ये तैयारी कर सकता हूँ? यू विल हैव टू फिक्स दैट एज वेल। और अगर आपका ये व्हाई स्ट्रांग है ना कि नहीं भैया दिस इज द पर्पस फॉर विच आई नीड टू डू इट, है ना, अगर आप यहाँ पे बिल्कुल फर्म है, तो वो स्ट्रेंथ अपने आप आ जाएगी। सो द थर्ड थिंग दैट इज रिक्वायर्ड बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इज your dedication and your consistency, a feeling that, or basically आप कह सकते हैं acceptance, एक commitment कि this throughout the journey of my preparation I will be dedicated, I will be, है ना, consistent. If you have this in yourself, है ना, and if you follow this, you are there. But in case you fail to do so, I'm sorry my friend, but you won't be there. You will have to be dedicated, you will have to be consistent. Now, being a mentor of hundreds of students, of thousands of students, and for almost 6 years, I do understand that it's easier said than done. But the one who will do will win the race. And the one who will do it will win the race. The one who won't actually will not win the race.
व्हाट मैटर्स इज अ वेरी क्लियर कट विजन, है ना, एंड दैट विजन विल लीड टू योर डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, एंड दैट इज व्हाई आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे आपको जो भी बताया है ना, दिस इज अ सीक्वेंस। फर्स्ट हैविंग अ राइट माइंडसेट। अगर आप निगेटिव माइंडसेट के साथ ये वाई ढूंढने जाएंगे तो फिर तो आपको वाई भी नहीं मिलेगा। एक राइट माइंडसेट के साथ जब आप वाई ढूंढने जाएंगे तब आपको वाई मिलेगा भी, क्लियर भी होगा, एक क्लियर कट विजन भी आएगा, और इस विजन के बेसिस पे, इस विजन के बेसिस पे फिर जब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होगा तो जब आप डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन सस्टेनेबल भी होगा, आप ज्यादा डेडिकेशन के साथ भी काम कर पाएंगे, आप कंसिस्टेंट भी हो पाएंगे। और कंसिस्टेंट होने का जरूरत क्या है यहाँ पे, मतलब व्हाई शुड वी बी कंसिस्टेंट? सर कुछ दिन खूब पढ़ लेंगे, है ना, कुछ दिन फिर हम कहीं और टाइम दे देंगे, ऐसा नहीं होता। आई टोल्ड यू दिस इज अ प्रोसेस, है ना। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन, द प्रीलिम्स, द मेंस एंड द इंटरव्यू। The means itself is a broad game. Means itself is encompassing 750 marks, 1750। 1750 नंबर का मेंस की परीक्षा होती है आपकी यहाँ पे, 275 नंबर का आपके इंटरव्यू है, और उससे पहले प्रीलिम्स जहां के नंबर तो फाइनल मार्क्स में काउंट नहीं होते, बट दैट इज द रियल कंपटीशन, बिकॉज वहां पे लाखों लोग आपके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं कि कौन अंदर जाएगा। The mains is the real examination, mains is the actual examination, but prelims is the filtration stage। अगर आप filter होकर आगे ही नहीं गए तो how will you face the real examination? You will have to understand this। 3 stages, है ना, and a number of subjects, and that's where lies the role of a plan, that's where lies the role of a strategy, that's where lies the role of a mentor or role of a coach। That mentor can be anyone, maybe any of your relative who has qualified the civil services examination, any of your college or school senior who has qualified the civil services examination। But you must understand कि जो आप जिसको भी mentor चुन रहे हैं, जिसको भी guide चुन रहे हैं, he should be a person who has been in and out of the examination, either he has cleared the examination or he has at least given the examination and appeared in the interview time and again, and has a good experience about the examination, who understands the examination। वही आपका एक्चुअल मेंटर हो सकता है, जो एग्जामिनेशन को समझता हो। सर टीचर तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, आई हैव पर्सनली सीन मेनी टीचर्स, इवन गुड प्रोफेसर्स, जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, एकेडमिक फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऑथर भी हैं, उनकी किताब भी चलती है, हम आप पढ़ते भी हैं, बट व्हेन दे कम टू सिविल सर्विसेज कोचिंग, है ना, so students are not joining them। The reason is very clear, very simple, कि teaching is something different and coaching is something different। coaching involves teaching, but there is a lot more thing। बहुत सारी चीजें हैं कोचिंग में, टीचिंग के अलावा भी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है सर, मेरा डेडिकेशन रहेगा, है ना, और बाकी वो तो टाइम के साथ पता चलेगा कि रहेगा या नहीं रहेगा। तो फिर मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है? मैंने डिसाइड तो कर लिया, बट वेयर शुड आई बिगिन, है ना, व्हाट शुड बी my baby step? Level 0 is clear, what should be the level 1 and then level 2 and 3, है ना, how to go ahead with this? तो level 0 अगर आपका clear हो गया, then I will take you forward, then I will take you ahead। In case you have any questions regarding strategy or planning, you can ask me at the end of the session, है ना। Let me put my things first, and whatever the question you have, you can ask me at the end of the session। ठीक है, तो ultimate triangle law जो है ये हेल्प करेगा आपको कि कैसे आपको चीजों को शुरू करना है ना, एक प्रॉपर तरीके से शुरू करने का, है ना, क्या तरीका होना चाहिए। एंड दिस इज द ट्रायंगल लॉ दैट आई लर्न फ्रॉम माय गुरु, दिस इज द ट्रायंगल लॉ दैट आई हैव बीन टेलिंग माय स्टूडेंट्स, दिस इज द ट्रायंगल लॉ जिसको समझकर और जिसको अप्लाई कर काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे भी क्लियर कर चुके हैं इस एग्जामिनेशन को, है ना। आप में से कुछ लोग, उनमें से कुछ लोगों से मिले भी हैं, है ना, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। आइए आपको मैं बताता हूँ कि व्हाट इज दिस बेसिकली ट्रायंगल लॉ। So the very first thing over here is the syllabus and previous year questions, है ना। आप बोलेंगे सर सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं पहले एनसीईआरटी ना पढूं? आई वुड से नहीं, आपको पहले एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने की जरूरत है। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से क्या होगा? सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको एक ओरिएंटेशन मिलेगा, कि कुछ मुझे किस दिशा में पढ़ाई करनी है, किस टॉपिक को पढ़ना है,
किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, उसमें कितने डेप्थ में जाना है, यू विल अंडरस्टैंड दैट हियर. वंस यू आर डन विद द सिलेबस, वंस यू आर डन विद द पीवाई, है ना, देन गो टू द टेक्स्ट बुक, है ना, देन गो टू द क्लासेस. तो सेकंड स्टेप हियर इज, है ना, सेकंड स्टेप हियर इज textbook plus classes. Now it is basically up to you. अगर आप में से कुछ लोग सेल्फ स्टडी करना चाहें तो that is also okay, but you will have to make sure that आप सेल्फ स्टडी में उतना इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी में उतना एफर्ट लगा पा रहे हैं, बिकॉज कोचिंग चीजों को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर देता है. दैट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, है ना. आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम अ टीचर ऑफ एन अकेडमी, आई एम सेइंग बिकॉज दैट इज अ फैक्ट, है ना, कि कोचिंग जो है, आप जो चीजें डिस्कवर करेंगे, 5 दिन सोचेंगे, फिर आपको जो बात समझ में आएगी, टीचर वो पिछले 6 साल से बच्चों को करवा रहे हैं, है ना. मैं पिछले 6 साल से बच्चों को रोज वो करवा रहा हूँ, रोज कई सारे बच्चों को करवा रहा हूँ. तो जो बात हो सकता है आपको एक बार फेल होने के बाद समझ में आए, जो हो सकता है कि आपको 1-2 टेस्ट सीरीज में गलती करने के बाद समझ में आए, वो चीज जो बच्चा कोचिंग कर रहा है उसको डे 1 से ही समझ में आ जाएगी. दैट इज द डिफरेंस, है ना. बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो क्लियर नहीं कर सकते, वो भी क्लियर कर सकते हैं. कई बच्चे करते भी हैं, एंड देयर इज नो हार्म इन सेल्फ स्टडी इवन, है ना. तो टेक्स्ट बुक प्लस क्लासेस, एंड देन कम्स द थर्ड पिलर व्हिच इज करंट अफेयर्स, है ना. इफ यू सी द एग्जामिनेशन, तो क्वेश्चन आपके कैसे आ रहे हैं. क्वेश्चन पहले आ रहे थे स्टैटिक से, है ना, क्वेश्चन पहले आ रहे थे स्टैटिक से, फिर क्वेश्चन आने लगे करंट से, है ना. अब क्वेश्चन करंट से भी नहीं आ रहे, बट जो अब क्वेश्चन जिस तरह के आ रहे हैं वो करंट से मिलता जुलता है, मतलब कंप्लीटली करंट डिपेंडेंट नहीं, उसको मैं बोलता हूँ कंटेम्पररी इश्यूज से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं आपके, है ना. कंटेम्पररी इश्यूज से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं. कंटेम्पररी इश्यूज से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं का क्या मतलब है? कंटेम्पररी इश्यूज से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं का ये मतलब है ना, कंटेम्पररी इश्यूज से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं का ये मतलब है कि जिस भी क्वेश्चन को अब फ्रेम किया जा रहा है वो क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से है जो पिछले 2 साल, 3 साल, 5 साल से कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से न्यूज में रहा है, इंपॉर्टेंस में रहा है, उसका कुछ सिग्निफिकेंस रहा है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पर कंटेम्पररी इश्यूज से क्वेश्चन पूछे. पर इस कंटेम्पररी इश्यूज के लिए भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा. आखिर ये चीज आएगी तो वहीं से, है ना. करंट अफेयर्स या आप न्यूज़पेपर, जो भी इसको नाम दे, है ना, वेदर यू कॉल इट न्यूज़पेपर और यू कॉल इट करंट अफेयर्स, ठीक है, न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स. नाउ आप बोलेंगे सर हमें तो लगा था कि ये ट्रायंगल लॉ कुछ बड़ा कॉम्प्लेक्स सा होगा, पर ये तो बड़ा सिंपल सा दिख रहा है. नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपको अभी दिख रहा है, और ना ही ये लॉ अभी पूरा हुआ है. फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बोला सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सेकंड स्टेप मैंने बोला आपको टेक्स्ट बुक एंड क्लासेस, ठीक है. एंड देयर इज अ लॉट टू इट, देयर इज अ लॉट टू ऐड हियर, ठीक है. जब आप टेक्स्ट बुक से या क्लासेस से किसी भी टॉपिक को पढ़ लेते हैं, लिसन वेरी केयरफुली, एंड आई वुड अप्रिशिएट इफ यू टेक डाउन द नोट्स. अगर आप इन बातों को नोट भी कर ले साथ साथ तो शायद आपके लिए बहुत बेहतर होगा. जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इन बातों को नोट करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं. सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखा, मेरे को एक ओरिएंटेशन मिल गया था कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है. उसके बाद मैं टेक्स्ट बुक और क्लासेस पर आया. जैसे ही टेक्स्ट बुक में लेटेस्ट से मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, मैंने क्लाइमेट वाला टॉपिक पढ़ लिया, या मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, है ना, मैंने मॉडरेट फेज पढ़ लिया, ठीक है, या मैंने रिवोल्ट ऑफ 1857 तक, एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और रिवोल्ट ऑफ 1857 तक पढ़ लिया. आपने जो भी टॉपिक टेक्स्ट बुक में या क्लासेस में पढ़ लिया, यू नीड टू गो बैक, है ना, यू नीड टू गो बैक वेयर टू द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सिलेबस से पहले आपको चेक करना है कि वहां पे जितना कुछ था क्या मैंने सब कुछ पढ़ लिया. यू विल हैव टू एंश्योर, है ना. अच्छा, सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे से डिकोडेड नहीं है, तो व्हाट आई विल डू, बाय लेट नाइट टुडे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको जो यूपीएससी का सिलेबस है उसका बिल्कुल एक डिकोडेड फॉर्मेट दे दूंगा. मतलब उसमें जितना एक्सपेंशन हो सकता है वो एक्सपेंशन करके, सो दैट आपको समझ में आ जाए सिलेबस के किस लाइन में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना. तो आई विल पोस्ट दिट बाय मिड ऑफ टू नाइट, है ना. माय टेलीग्राम चैनल इज @आरोहन1, है ना, @आरोहन1, AAROHAN, आरोहन1, है ना. या आप सिंपली मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं. द टेलीग्राम चैनल्स नेम इज दुर्गेश नंदन सर अनअकैडमी, राइट. यू कैन गो टू माय टेलीग्राम चैनल. आज रात में वहां पे मैं सिलेबस आपको बिल्कुल डिकोड करके आई विल अपलोड देयर,
ठीक है, तो एक तो बात हो गई सिलेबस की। आप टेक्स्ट बुक और क्लासेस के बाद वापस आएंगे, आप देखेंगे कि क्या आपने पूरा कर लिया, ठीक है, बट क्या सही मायने में आपने पूरा किया या नहीं किया वो तब पता चलेगा जब आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, है ना, अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो वेदर यू हैव लर्नड और नॉट, इसका असेसमेंट, है ना, इसका असेसमेंट यहां से होगा। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और सिलेबस पे 2 बार आना है, पहली बार ओरिएंटेशन लेने के लिए और दूसरी बार यहां के बाद असेसमेंट करने के लिए, क्या मैंने जो सीखा सही सीखा, या मैंने जो सीखा उसमें क्या गैप्स रह गए, कहाँ कमी रह गई, वो आपको यहां से पता चलेगा। ठीक है जी, अब ये लॉ समझ में आ रहा है आपको, है ना। एक तीसरा स्टेप भी है, अब जैसे ये और ये जुड़े हुए हैं वैसे ये और ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी अलग नहीं है। देखो करंट अफेयर्स पढ़ते सब हैं, एसएससी के एग्जाम वाले भी बच्चे पढ़ते हैं, बैंक वाले भी पढ़ते हैं, कोई भी दूसरे एग्जाम के लिए भी बच्चे पढ़ेंगे, बट हियर इज एन आर्ट, यहाँ पर एक आर्ट रिक्वायर्ड है ना, जो आर्ट हर बच्चा डेवलप नहीं कर सकता। जो आर्ट वही डेवलप कर सकता है जो एफर्ट करेगा, जो आर्ट वही डेवलप कर सकता है जो फोकस करेगा, जो चीजों को पढ़ेगा नहीं, जो चीजों को समझेगा वो डेवलप कर सकता है। ये आर्ट क्या है? ये आर्ट है कि टेक्स्ट बुक और क्लासेस में आपने जो चीजें सीखी उनको आप करंट के साथ कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं। द आर्ट ऑफ इंटरलिंकिंग, द आर्ट ऑफ इंटरलिंकिंग द टॉपिक्स, है ना, स्टैटिक और करंट को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द आर्ट ऑफ इंटरलिंकिंग, ना, आर्ट ऑफ इंटरलिंकिंग, एंड नॉट एवरीवन कैन डू दिस, नॉट एवरीवन कैन डू दिस। ये वही कर सकता है जो पढ़े नहीं समझे, ना, जो सिर्फ लाइंस, किताब की लाइनों को ना पढ़े, किताब की लाइनों के बीच में जो लिखा हुआ है, व्हाट यू कॉल एज रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जो वो कर पाए वो कर सकते है ना। तो दिस इज व्हाट आई कॉल एज द ट्राइंगल लॉ। ठीक है, अब समझ में आया कि अल्टीमेट ट्राइंगल लॉ क्या है। इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में आपको नहीं बताया जा सकता कि आपको तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए। This is the best way, this is the tried and tested way. I have been doing this, I have been recommending this for almost 5 to 6 years now, and trust me, आज तक जिसने इस प्रोसेस को पूरा फॉलो किया, सुनते तो सभी लोग हैं, फॉलो नहीं करते, है ना, फॉलो नहीं करते। ऑब्वियस सी बात है ना, फॉलो कैसे करेंगे, सभी का थोड़ी ना सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन निकलने वाला है, बट अगर आप फॉलो करते हैं तो चांसेस हैं कि आपका निकलने। Now it is up to you whether you want to follow it or you just want to note it down somewhere and keep it and forget it. It's your call, है ना। So this is the basic strategy, this is the basic funda. ठीक है, now आप मेरे से पूछेंगे सर क्लासेस, तो क्लासेस के बारे में मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगा कि क्लासेस में आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में आप अभी क्या कर सकते हैं, मैं ये आपको बता देता हूँ। ये एक कॉमन डाउट होता है ज्यादातर बच्चों का, है ना, कि सर टेक्स्ट बुक में क्या करना है। तो देखिए 2 तरह की किताबें हमारी, एक तो हमारी एनसीईआरटी, दूसरी स्टैंडर्ड बुक। पर एनसीईआरटी में एक डाउट काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर नई वाली एनसीईआरटी पढ़नी है या पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ते हैं। द आंसर इज वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल, रीड विच एवर यू फाइंड, है ना, गुड। आपको जो सही लगता है आप दोनों पढ़ लीजिए, मतलब दोनों में से कोई सा भी पढ़ लीजिए, दोनों मत पढ़िएगा, ठीक है, आप दोनों में से कोई सा भी पढ़ लीजिए, बोथ आर एज गुड, है ना, एज मतलब यू नीड फॉर यूपीएससी, एटलीस्ट फॉर बिगिनर स्टेज। ठीक है, तो दोनों किताबें अच्छी हैं, यू कैन गो अहेड विद द न्यू एनसीईआरटी, यू कैन गो अहेड विद द ओल्ड एनसीईआरटी, देयर इज नो हार्म इन गोइंग विद देम, है ना, नंबर 1। सेकंड थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड हियर, सेकंड थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड हियर इज सर स्टैंडर्ड बुक्स में कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, एंड हाउ टू डील विद देम। अच्छा चलिए थोड़ा सा मैं आपके लिए ये और सिंप्लीफाई कर देता हूँ एनसीईआरटी वाले पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी, है ना, आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री में यू कैन गो फॉर ओल्ड एनसीईआरटी। एंड ये सारे एनसीईआरटीज वगैरह ऑनलाइन अवेलेबल है ना, आप अगर चाहते हैं परचेज करना आप परचेज भी कर सकते हैं। इवन द ओल्ड एनसीईआरटीज आर अवेलेबल, है ना, और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आपको गूगल पे मिल जाएगा, या जो मेरे टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है ना, दुर्गेश सर वाला डिस्कशन ग्रुप, तो उसमें भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, यू कैन फाइंड इट देयर एज वेल। स्टैंडर्ड बुक्स में भी कई सारे बुक्स का पीडीएफ आपको मिल ही जाता है, और यू कैन बेसिकली ऑर्डर फ्रॉम अमेजोन और फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो विच बुक्स टू रीड, है ना, कौन सी बुक्स पढ़नी है। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी है। बुक 1, है ना, चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा फेवरेट एरिया है ना, तो इसीलिए सबसे पहले हिस्ट्री की बुक की बात करते नहीं है ऐसा।
पहले जीएस पेपर 1 की बात करना चाह रहा था ना, बाकी ये भी सही है कि फेवरेट सब्जेक्ट है। चलिए, तो जीएस पेपर 1 में बुक 1 मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम, ठीक है। एनसीईआरटीज के अलावा बात कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटीज तो फंडा क्लियर है, आप बेसिकली सारे एनसीईआरटीज पढ़ेंगे ही, अच्छी बात है ना, पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी। उसके बाद क्या करना है आपको, है ना, मॉडर्न इंडिया की ये किताब पढ़िए स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम में कई सारे एडिशन है, अगर आप लेटेस्ट एडिशन ना लेके ये वाला एडिशन ले, मुझे एडिशन नंबर याद नहीं बट फोटो देखिएगा ऐसी सेम फोटोग्राफ होगी, है ना। ये 2-3 साल पहले का एडिशन है, प्रोबेबली 2019 का एडिशन है शायद। ये एडिशन मेरे हिसाब से बेस्ट एडिशन है, यू कैन गो फॉर दिस वन, है ना। इसके बाद एडिशन जो एडिशंस आए उनमें काफी सारी चीजें ऐड की गई हैं, तो वो बहुत ज्यादा बल्कि हो गया है, उनमें से कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आप स्किप कर सकते हैं, तो यू कैन गो फॉर दिस एडिशन पर्टिकुलरली। Second book is Lakshmikant, needless to say, everyone knows about it. But one suggestion here is कि लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम दोनों ही बुक से नोट्स ना बनाएं, है ना, दोनों ही बुक से नोट्स, जी हाँ आपने सही सुना, ना बनाएं। एटलीस्ट अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तब तो बिल्कुल मत बनाइए, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब थोड़े बहुत पॉइंट्स बना सकते हैं। कोचिंग कर रहे हैं तो जो आपके टीचर वहां पर आपको नोट्स करवाएंगे, है ना, आप सिर्फ उनको कीजिए और उसके साथ साथ इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे आप जोड़ सकते हैं। बेसिकली मैं क्यों बोल रहा हूँ इनके नोट्स ना बनाइए, बिकॉज ये दोनों बुक खुद नोट्स ही है ना। दीज टू बुक्स, द लक्ष्मीकांत पॉलिटी एंड स्पेक्ट्रम, ये बुक अपने आप में ही नोट्स हैं, है ना। तो नोट्स के नोट्स क्या बनाएंगे आप, हाँ याद, देखो नोट का 2 पर्पस होता है कि एक मैंने चीजों को ऑर्गेनाइज कर लिया, पढ़ते गई लिखते गई, है ना। दूसरा है कि बस वो याद करने के पर्पज से हम लिख रहे हैं, याद करने के पर्पज से लिख रहे हैं तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, तब आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर नोट मेकिंग होता है वो जरूरत नहीं है इन दोनों बुक्स में पर्टिकुलरली। लेट मी कम टू द बुक 3, है ना, दैट इज जीसी लियोंग, है ना, जीसी लियोंग की बुक। इस किताब में चैप्टर नंबर 1 to 5, है ना, और चैप्टर नंबर 12 to लास्ट में 25, है ना। ये चैप्टर्स आप जरूर पढ़ें, मतलब क्लास चैप्टर नंबर 6 से 11 तक अगर आप छोड़ देंगे तो यू कैन, है ना, बट ये चैप्टर्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं जीसी लियोंग की। इसका भी नया एडिशन आ गया, उसका कलर डार्क सा है तो डजंट मैटर, है ना, आप कोई सा भी ले लें। बुक 4 जो है वो है ज्योग्राफी एनसीईआरटी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास 11 की ये किताब मस्ट है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर इट, है ना। एंड दिस इज अ वेरी गुड बुक जेन्युइनली, है ना, बहुत अच्छी किताब है। इस किताब को जब भी पढ़े इसके नोट्स जरूर बनाएं, है ना, इसके नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। इस किताब को जब भी पढ़े इसके भी नोट्स बनाएं और इसके भी नोट्स बनाएं, खास करके इस किताब के जो ये वाले चैप्टर्स हैं इनके नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि ये चैप्टर बड़े लंबे हैं, बार बार रिवाइज करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए इन चैप्टर्स के नोट्स जरूर बनाएं, है ना। ये चैप्टर्स काफी लंबे हैं, नहीं तो आपको रिवाइज करने में काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चन हो मैं सेशन के एंड में आपके क्वेश्चंस को आंसर कर दूंगा, डो नॉट वरी, ठीक है। बुक 4 मैंने आपको बता दिया, इनके और इनके नोट्स बनाने आपको कंपलसरी है ना। चलिए चलिए आपको मैं लिए चलता हूं बुक 5 पर। बुक 5 है हमारा, आ जाओ, बुक 5 है हमारा एथिक्स का लेक्सिकन, है ना। एथिक्स के लिए बहुत सिंपल, बहुत बेसिक बुक, बेसिकली इसमें सारे टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है, तो दिस इज अ गुड बुक टू गो फॉर एथिक्स, यू कैन मेक नोट्स आउट ऑफ दिस, है ना। इसमें आप बना भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, इट्स योर चॉइस बेसिकली, ठीक है, यू कैन। देन कम्स इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए कई सारे बच्चे कुछ एक पॉपुलर किताब पढ़ते हैं, है ना, रमेश सिंह की। पर्सनली आई डो नॉट रिकमेंड दैट, मतलब विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू रमेश सिंह सर, ही इज अ वेरी इमिनेंट पर्सन, अ वेरी गुड स्कॉलर, बट किताब थोड़ी बल्कि है उनकी। आई पर्सनली सजेस्ट रीडिंग दिस वन, शंकर गणेश करियप्पा, इसका हिंदी वर्जन भी आता है ना। दिस बुक इज अवेलेबल इन हिंदी एज वेल, टाटा मैग्राव हिल पब्लिकेशन है। इसके अलावा एक और नई बुक आई है जिसकी मैं फोटो यहाँ पर लगाना भूल गया, इफ आई हैव दैट वन इन माई रूम, ओके, मे बी शायद मेरे दूसरे रूम में होगा, तो दैट बुक इज शंकर सर की, है ना, शंकर सर की इकोनॉमी, वो भी बहुत अच्छी किताब है, शंकर सर इकोनॉमी, है ना। दिस बुक इज फ्रॉम पियर्सन पब्लिकेशन, है ना, पियर्सन पब्लिकेशन। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक, नई किताब है, अभी लास्ट ईयर आई है शायद, अभी मैंने अभी 2-3 दिनों पहले ही, मतलब मेरे पास वो किताब आई थी तो अभी इसको पढ़ना शुरू किया, आई एम ऑल्सो रीडिंग दैट, तो दिस इज अ वेरी गुड बुक, है ना, यू कैन गो अहेड विद दिस वन, दिस इज अ जेन्युइनली गुड बुक। इन दोनों में से आप कोई सा भी पढ़ लें, बोथ आर गुड बुक, है ना, और आपको जो बेसिक कंसेप्ट की जरूरत है दोनों किताबों में मिल जाएंगी, एंड मतलब दैट इज सफिशिएंट, इसके बियॉन्ड आपको कुछ दूसरे सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा पर्सनली, दिस इज अ पर्सनल रिकमेंडेशन, है ना। चलिए, तो शंकर गणेश या दिस वन, ठीक है,
क्या नाम है, शंकर सर की किताब, ठीक है। शंकर सर इज बेसिकली द डायरेक्टर ऑफ, सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, सॉरी नॉट शंकर, सॉरी, दिस इज श्री राम सर, श्री राम सर, श्री राम सर। So here I have the book. This is the book, Sri Ram sir's book, है ना। तो this is a good book, you can go for it. श्री राम श्रीरंगम, है ना, पियर्सन पब्लिकेशन की किताब है, अच्छी किताब, ठीक है, you can go for it. He is basically the director of Sri Ram IAS and a good author. चलिए, तो बुक 7 ऑक्सफोर्ड एटलस, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस या ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, आप दोनों ले सकते हैं। ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस इज बेटर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, एंड अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तब तो आपको यही वाला एटलस लेना है। डो नॉट गो फॉर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, यही वाला लीजिएगा। ऑप्शनल है तो इसके साथ साथ ओरिएंट ब्लैक स्वान भी ले लीजिएगा। अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है, सिर्फ जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो स्कूल एटलस या स्टूडेंट एटलस कुछ भी ले सकते हैं। एक बुक हियर इज, मतलब एनसीईआरटी वैसे मैं इंक्लूड नहीं कर रहा था, बट ये एक ऐसा एनसीईआरटी है, मतलब ये एनसीईआरटी और ज्योग्राफी का एनसीईआरटी जो मुझे इंक्लूड करना पड़ा, क्योंकि ये आप मिस नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट, है ना। पॉलिटिकल थ्योरी, आजकल प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बड़े सारे आए हैं। आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आने लगे हैं आजकल जो लक्ष्मीकांत से सॉल्व नहीं होते, है ना। मेंस में तो वैसे भी लक्ष्मीकांत एक लिमिटेड सोर्स बन जाता है, प्रीलिम्स में भी आपको 2-4 क्वेश्चन आजकल ऐसे देखने को मिलेंगे पिछले 2-3 सालों से जो लक्ष्मीकांत से सॉल्व नहीं होता, एंड फॉर दैट दिस इज द बेस्ट बुक, है ना। यहाँ पे आपको कंसेप्ट मिल जाएंगे, जैसे लिबर्टी क्या है ना, डेमोक्रेसी क्या है, रिपब्लिक क्या है, वो सारे बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे। पॉलिटिकल थ्योरी, दिस इज एनसीईआरटी क्लास 11th की, ठीक है, एनसीईआरटी पॉलिटी। चलिए, देन बुक नंबर 9 इज ऑब्वियसली शंकर आईएएस एनवायरमेंट, है ना। दिस इज जेन्युइनली अ वेरी गुड बुक, ठीक है, गो हेड विद दिस वन, और दिस कवर्स ऑलमोस्ट व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड इन एनवायरमेंट, और मतलब गुड टू गो, ठीक है। एंड देन द लास्ट वन, है ना, दिस इज आर.एस. शर्मा एंशिएंट इंडिया। आप पूछेंगे सर एंशिएंट इंडिया, इसके बदले कोई सब्स्टिट्यूट, एक अल्टरनेट बुक भी है इसके लिए, एक अल्टरनेट बुक भी है इसके लिए, मैं सजेस्ट कर सकता हूं आपको, विच इज बेसिकली तमिलनाडु टेक्स्ट बुक, टीएन टेक्स्ट बुक, है ना, टीएन टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो दिस इज अल्टरनेटिव बुक दैट यू कैन गो फॉर, है ना, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक, ये एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट बुक है, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है जी। एंड दे आर गुड वंस, ठीक है, ये सारे ही बढ़िया किताबें हैं जितनी भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, दीज आर रियली जेन्युइनली गुड बुक्स, यू कैन गो विद देम। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर इन जनरल, आपने 1-2 सब्जेक्ट का तो बता दिया, इन जनरल वैसे क्या नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, इज नोट मेकिंग नेसेसरी या इज नोट मेकिंग वर्दी, है ना, क्या हमें नोट मेकिंग पर टाइम देना चाहिए? द आंसर इज, माय आंसर इज अ बिग यस, अ बिग यस। नोट मेकिंग पे बिल्कुल टाइम देना चाहिए बॉस, है ना, नोट मेकिंग पर बिल्कुल टाइम देना चाहिए। यू कैन नॉट इवन एट दिस स्टेज ऑफ टाइम, जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, यू कैन नॉट इवन इमेजिन अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ नोट मेकिंग, है ना। नोट आपको नहीं बनाना है, ये सिर्फ वही बोलेगा द वन हु हैज नॉट फेस्ड द एग्जामिनेशन, और मे बी नॉट फेस्ड द एग्जामिनेशन वेरी सिंसियरली, है ना। The one who has been in and out of this examination, the one who has cleared the examination will always suggest you कि आपको नोट बनाना है, और the one who has been very close to this examination, है ना, वो हमेशा आपको ये सजेस्ट करेंगे नोट बनाने चाहिए, आपके पास खुद के नोट्स होने चाहिए। हाँ, वो नोट आप सॉफ्ट कॉपी में बनाए, हार्ड कॉपी में बनाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। सर नोट्स किसके बनाए? स्टैटिक के बनाए, करंट के बनाए, दोनों के बनाइए, है ना, स्टैटिक के भी बनाइए और करंट के भी बनाइए, बट दोनों के अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, है ना, दोनों के अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। व्हाट इज द डिफरेंस करंट अफेयर्स और स्टैटिक के नोट में? स्टैटिक का नोट जैसे आपको कुछ जगहों पर नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी, लक्ष्मीकांत से जो आपने पढ़ा उसके नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेक्ट्रम से जो पढ़ा उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कह रहा हूँ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको याद करने के लिए लिखना हो, दैट यू कैन डू, है ना, ऑलवेज, ठीक है, बट इन जनरल बाकी जगहों पर आपको इसके नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर स्टैटिक के नोट्स बनाते समय एक बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि मेक इट अ वन टाइम एफर्ट, है ना, मेक इट अ वन टाइम एफर्ट। ऐसा नहीं कि आज मैंने नोट्स बनाए और कल फिर से मुझे बनाने पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, कि एक पॉलिटी के नोट्स मैंने आज बनाए या लेटेस्ट से इकोनॉमी के नोट्स आज बनाए और वापस से 3-4 महीने बाद मुझे फिर से इकोनॉमी के नोट्स बनाने पड़े। वन टाइम एफर्ट हो, एक बार कर लिया और मतलब उसको फाइनल करना है। बट हाँ,
स्टैटिक में कुछ एरियाज डायनामिक भी होते हैं, तो वहां पे थोड़ा स्कोप छोड़िए, है ना, अपडेशन का, स्कोप ऑफ अपडेशन। ठीक है, आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला कि वन टाइम एफर्ट होना चाहिए। वन टाइम एफर्ट मतलब जैसे अब इकोनॉमी के कंसेप्ट हैं, उसके लिए वन टाइम एफर्ट होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि बार बार फिर मैं कंसेप्ट को सीख रहा हूँ और बार बार उसके नोट्स बना रहा हूँ, एक बार क्लास से बनाए, एक बार मैं बुक से देखकर बना रहा हूँ, एक बार किसी नोट से देखकर बना रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं, है ना। एक वन टाइम एफर्ट होना चाहिए ये। और जो डायनेमिक एरियाज हैं उसमें जहां पे करंट अफेयर्स अपडेशन की रिक्वायरमेंट है, वहां पर आपको एक स्कोप छोड़ना चाहिए अपडेशन का, है ना। एंड द थर्ड थिंग दैट यू मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग नोट्स आउट ऑफ स्टैटिक सब्जेक्ट्स इज कि द नोट्स शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। कभी भी जब आप नोट्स बनाएं तो ये जरूर ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उस टॉपिक से, उस एरिया से जो भी चीजें आई हैं वो आपके नोट्स में जरूर कवर हो, है ना, वो आपके नोट्स में कवर होना मैंडेटरी है ना। एंड व्हाट अबाउट द करंट अफेयर्स नोट्स? करंट अफेयर्स नोट्स में भी चार चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज करंट अफेयर्स नोट्स में कि हमेशा कोशिश करें कि लूज शीट्स पे बनाएं या सॉफ्ट कॉपी में बनाएं, है ना। या तो सॉफ्ट कॉपी में बनाएं, यू कैन यूज एवर नोट और वन नोट, काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, या लूज शीट्स में बनाएं, है ना, लूज शीट्स यूज करें सो दैट आप उसमें एडिशन कर सकें, अपग्रेडेशन कर सकें। मान लीजिए जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म का टॉपिक है, आज न्यूज में आया इलेक्टोरल बॉन्ड, है ना, कल को कुछ और आएगा, ठीक है। तो आप सेम चीज को बार बार ना लिखते रहें। अगर आप डेट वाइज नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो आज मान लीजिए 21 मई है, आज आपने नोट्स बनाए, है ना, फिर किसी दूसरे दिन उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ आया, फिर आप सारी बातें लिखें, नहीं, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच, है ना। मान लीजिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का टॉपिक है, आपने एक बार नोट बनाया, जब अगली बार वो फिर से न्यूज में आए तो आप देखिए कि मेरे पहले के नोट्स में क्या है और उसमें मुझे क्या एक्स्ट्रा एडिशन करना है। पूरी बातें बार बार लिखेंगे तो आपका टाइम खराब होगा, है ना। रिवीजन के समय आपको चीजें काफी अनऑर्गेनाइज लगेंगी। तो बेसिकली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते समय एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि करंट अफेयर्स का नोट जो है वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड हो, है ना, ऑर्गेनाइज्ड हो। ज्यादातर बच्चों की दिक्कत यही होती है कि वो करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते तो हैं पर उनके करंट अफेयर्स के नोट्स थोड़े टाइम के बाद उनको इतना अनऑर्गेनाइज लगने लगते हैं कि वो फिर खुद सोचते हैं कि सर आप कुछ मुझे पीडीएफ दे दीजिए या किसी XYZ इंस्टीट्यूट का मैं करंट अफेयर्स पढ़ लेता हूं, ठीक है। बट दिस इज नॉट डन। आपने एफर्ट भी लगाया, आपने नोट भी बनाया, आपने टाइम भी इन्वेस्ट किया और फिर आप वो खुद नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज। तो करंट अफेयर्स के नोट बनाते समय ये जरूर ध्यान रखिए वो ऑर्गेनाइज्ड हो, है ना। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेंस पर्सपेक्टिव के, है ना, मेंस पर्सपेक्टिव के टॉपिक्स हों, है ना, उनका आप कोशिश कर सकते हैं कि Q&A फॉर्मेट में, है ना, Q&A फॉर्मेट में आप नोट्स बना लें, ठीक है। Q&A फॉर्मेट में नोट्स बना ले मतलब या तो टीचर ने, जैसे मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ मॉर्निंग में 10 AM पे, मेरी रोज अनअकैडमी UPSC चैनल पर क्लास होती है करंट अफेयर्स की डेली, है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज अ संडे और मंडे। तो मैं जो वहां पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो उस टॉपिक में आप क्वेश्चन के फॉर्म में नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नोट्स बनाइए, अलग से मत बनाइए, है ना। तो एक दो टॉपिक का रोज ऐसा रखिए कि क्वेश्चन के फॉर्म में ही मैंने नोट्स बनाए, जो फैक्चुअल्स हों, है ना, प्रीलिम्स ओरिएंटेड छोटे छोटे फैक्ट्स हों, उनको जरूर नोट करिएगा, है ना। और एक सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली, है ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपको करंट अफेयर्स नोट मेकिंग में बात को ध्यान में रखना है वो ये है कि कुछ एरियाज पर स्पेशल फोकस दीजिएगा, जैसे एनवायरमेंट, जैसे इकोनॉमी, है ना। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ये Q&A फॉर्मेट में आपका मेन फोकस होगा GS पेपर 2 और 3 पे, ना, 2 और 3 पे। 2 में गवर्नेंस वगैरह का एस्पेक्ट, 3 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह का एस्पेक्ट, है ना। और जो प्री फैक्चुअल्स आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें करेंगे उसमें आपका फोकस किस पे होगा, उसमें आपका फोकस आप रखिए इकोनॉमी पे, एनवायरमेंट पे, ठीक है, इन एरियाज पे। कल्चर पे तो कल्चर की काफी सारी चीजें आप उधर भी ऐड कर सकते हैं। तो दैट इज अबाउट नोट मेकिंग, बट यस, नोट मेकिंग वेदर यस और नो इज अ बिग यस, डू नॉट इग्नोर। नोट मेकिंग आप करेंगे तो आपको रिवीजन के टाइम पे काफी आसान होगा, नहीं करेंगे रिवीजन विल बी हेक्टिक, ट्रस्ट मी, इट विल बी मतलब वेरी पेनफुल प्रोसेस इफ यू डू नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड नोट्स। और सिर्फ नोट्स होने से नहीं होगा, नोट्स ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा सो दैट आप आराम से उसको रिवाइज कर सके। जितना ज्यादा नोट्स कॉम्प्लेक्स होगा फिर वो तो और भी खराब है ना। कॉम्प्लेक्स नोट्स होने से अच्छा है, अनऑर्गेनाइज नोट्स होने से अच्छा है कि नोट्स ना हो, है ना, वो आपको बड़ा दुख देगा, आपका टाइम भी लेगा और दुख भी देगा, ठीक है।
तो नोट्स हों और ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है जी, तो एक तो ये बात है। दूसरा, सर इंटरनेट का यूज कितना करें, है ना, दिन भर हमारा इंटरनेट पे निकल जाता है, यूट्यूब पे सेशंस देखते हैं, है ना, चैट में काफी सारी बातें कर लेते हैं, तो इंटरनेट का यूज आपको जुडिशियस करना पड़ेगा, है ना, जुडिशियस यूज। यू विल हैव टू फिक्स द नंबर ऑफ आवर्स यू आर यूजिंग इंटरनेट, है ना, आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन से सेशंस आपको करने हैं, डेली सेशंस करने हैं या कितने इंटरवल पे सेशन करने हैं। अगर आप डेली सेशंस करते हैं तो फिक्स कर लीजिए कि मुझे ये सेशंस करने हैं, है ना, इट शुड बी वेरी मच क्लियर टू योर माइंड कि मुझे ये सेशंस करने हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो सेशन आप पहले देख लीजिए कि मुझे यूजफुल लगता है, मतलब आर्बिट्रेरी रैंडम ना करें, है ना, डू नॉट डू इट रैंडमली, हाँ बस खुला है। और सबसे बड़ी बात कि आप जुडिशियस से ये मतलब है कि जिस चीज को देखने के लिए बैठे हैं, जिस चीज को सीखने के लिए बैठे हैं वही सीखें। ये नहीं कि भैया अच्छा स्ट्रेटेजी वाली क्लास खत्म हो गई तो एक सॉन्ग का वीडियो चला लिया, एक, है ना, वो गेमिंग का वीडियो चला लिया। इट शुड नॉट बी रैंडम, है ना, यू शुड डू एवरीथिंग इन अ टाइम बाउंड मैनर। टाइम इज अ वेरी स्कार्स रिसोर्स, अ वेरी लिमिटेड रिसोर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, तो टाइम का बड़ा ध्यान रखना है आपको, है ना, बी मतलब वॉच योर सेल्फ, आई वुड से ना, वॉच योर सेल्फ, वॉच योर सेल्फ। कुछ दिनों के लिए ना, 2 दिन 3 दिन ऐसा करो कि दिन में जो भी एक्टिविटी करते हो ना नोट करो कि यार इतने बजे से इतने बजे तक मैंने क्या किया, है ना, कितने देर मैंने इंटरनेट यूज किया, कितने देर मैंने उसमें से मतलब सही में कुछ सीखा और कितने दिन मतलब फालतू में गया। when you will start monitoring yourself ना, when you will start watching yourself, you will get to realize कि दिन में कितना सारा टाइम आप मतलब you are just wasting up, you are ending मतलब doing nothing, है ना। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा समय दीजिए, कम से कम 2-3 दिन। वॉच योरसेल्फ, आप टाइम अपना जो दिन भर का टाइम है वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है वो टाइम, वेदर दैट इज अ इन्वेस्टमेंट और दैट इज अ वेस्टेज। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दिस जुडिशियस, है ना, वॉच योरसेल्फ। एंड देन कम्स द थर्ड थिंग, इंटरनेट यूज करते समय ये जरूर याद रखें कि कितना, है ना, हाउ मच, कितना मतलब कितना डेप्थ में जाना है। ये पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूं गूगल के बारे में, मान लीजिए, है ना, आप गूगल कर रहे हैं तो कितना गूगल करना है किसी चीज के बारे में। कोई छोटी सी चीज थी, आप उसी को 1.5 घंटे तक गूगल कर रहे हैं, उसी के बारे में देख रहे हैं, है ना, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड वेयर टू स्टॉप, है ना, स्टॉप कहाँ पे होना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ बेसिक टर्म सर्च कर रहे हैं, सिंपली गो टू विकिपीडिया, शुरुआत की 2-3 लाइन देखो, है ना, पूरा उसका हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। बाकी जो जरूरी चीजें हैं वो तो आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगी, वो तो आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा, वो आप करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे उसमें मैं आपको दूंगा, है ना। तो हर चीज जितना ज्यादा ढूंढने बैठोगे, जितना ज्यादा रिसर्च करने बैठोगे, तो कोचिंग और क्लास की रिलेवेंस क्या है। जो आप 1.5 घंटे में एक टॉपिक ढूंढ रहे हो, है ना, फिर दूसरे टॉपिक के लिए आपके पास समय नहीं बचा, तो कोचिंग का यही तो फायदा है या क्लासेस का यही तो फायदा है, चाहे आप यूट्यूब पे कर रहे हो चाहे पेड प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, कि वहां पे एडुकेटर ने, टीचर ने आपके लिए वो सारा रिसर्च कर रखा है, वो आपको बता रहे हैं। बुक्स का यही तो फायदा है कि बुक में ऑथर ने वो सारा रिसर्च कर रखा है, वो आपको बता रहे हैं कि ये एलजी, है ना। तो इंटरनेट का यूज करें, इट इज अ वेरी गुड मीडियम। गूगल का यूज कीजिए, आप बहुत अच्छा मीडियम है, बट मेक श्योर दैट यूज इज जुडिशियस, है ना, वो जुडिशियस यूज है। यू डू नॉट एंड अप मतलब जस्ट एब्रप्टली यूजिंग इट एंड मतलब यू जस्ट एब्रप्टली स्टार्ट इट एंड रैंडमली एंड इट, ठीक है, डू नॉट डू दैट, डू नॉट डू दैट, ठीक है। तो इंटरनेट का यूज करते समय वॉच योरसेल्फ, एंड व्हेन यू वॉच योरसेल्फ अल्टीमेटली आफ्टर फ्यू डेज यू विल बी माइंडफुल, है ना, यू विल बी माइंडफुल। तो ये बातों का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो सर रिवीजन का क्या करना है, कितने इंटरवल पे मुझे रिवाइज करना चाहिए। आइडियली आई वुड से यू शुड रिवाइज डेली, है ना, यस यू हर्ड इट राइट, यू शुड रिवाइज डेली। लेट्स से आज, है ना, आज में हूं मैं, तो मैंने 2 दिन पहले जो पढ़ा था वो मैं आज रिवाइज करूंगा, है ना, भले ही वो रिवीजन का स्लॉट मेरा 30 मिनट्स का ही क्यों ना हो, 40 मिनट्स का ही क्यों ना हो, बट रिवीजन मुझे रेगुलर करना चाहिए। रिवीजन शुड बी अ पैरेलल प्रोसेस, है ना। रिवीजन अलग नहीं होता कि एक बार पहले हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, फिर ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, फिर पॉलिटी पढ़ लेते हैं, जब सब खत्म हो जाएगा जी तब रिवीजन शुरू करेंगे, है ना। किसी भी सिंसियरली प्रिपेयर करने वाले बच्चे ने ऐसे नहीं किया कभी, है ना, किसी भी रैंकर ने कभी ऐसे नहीं किया। सब कुछ पढ़ लिया जी, फिर तो पता है क्या होगा, फिर आपको लगेगा यार ये पढ़ा था क्या पहले, ये मैंने पढ़ा है, लग नहीं रहा, इसके नोट्स भी हैं क्या मेरे पास। फिर आपको किसी नोट्स में दिख जाएगा तो आपको लगा अच्छा ये पहले पढ़ा था। दैट शुड नॉट हैपन। रिवीजन शुड बी अ डेली हैबिट, है ना। रिवीजन को आपको डेली हैबिट बनाना है ना।
डेली हैबिट बनाना है, मेक इट अ पार्ट ऑफ लाइफ, मेक इट अ पार्ट ऑफ लाइफ, ट्रस्ट मी। रिवीजन, करंट अफेयर्स, है ना, एंड मतलब व्हेन यू आर इन द लैटर स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, आंसर राइटिंग, ठीक है, दैट शुड बी द पार्ट, द मतलब पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस, है ना, ये इनसेपरेबल पार्ट है, यू कैन नॉट सेपरेट इट, यू कैन नॉट सेपरेट इट, डू नॉट डेयर टू, डू नॉट डेयर टू, ठीक है। तो डेली हैबिट बना लीजिए रिवीजन को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिवीजन जो है वो दो तरह का होना चाहिए। एक तो आप ये जो डेली रिवीजन्स कर रहे हैं, है ना, और इसके बाद बीच में मेगा रिवीजन्स भी रखिए, है ना, बीच में आप मेगा रिवीजन्स भी रखिए। मेगा रिवीजन मतलब एक सब्जेक्ट लेटेस्ट से आपने खत्म किया, अभी हिस्ट्री खत्म किया, उससे पहले पॉलिटी खत्म किया था, हिस्ट्री के बाद कुछ दिन रुक जाइए, 2-4 दिन का टाइम लीजिए, सिर्फ रिवीजन कीजिए पुराने वाले को, है ना। तो मेगा रिवीजन ड्राइव्स भी होने चाहिए, और डेली रिवीजन तो खैर है ही है ना, रिवीजन। और जब आप लेटर स्टेज पे आ जाएंगे तो फिर आपको आंसर राइटिंग के लिए भी सेम चीज करनी चाहिए, उसको भी आपको अपने हैबिट में इंक्लूड कर लेना चाहिए, ठीक है। आंसर राइटिंग को भी आपको सेम चीज करना है, इंक्लूड दैट इन योर हैबिट, है ना, इंक्लूड दैट इन योर हैबिट एट अ लेटर स्टेज, ठीक है जी। चलिए, तो दैट इज अ वेरी बेसिक, वेरी सिंपल आइडिया हाउ आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं, हाउ कैन यू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन, है ना, सो दैट यू अल्टीमेटली अंडरस्टैंड द प्रिपरेशन, है ना, यू basically soak yourself, you immerse yourself into the preparation, है ना, you take the most out of it, you take the most out of yourself, है ना, you do the best from your end so that you can reach at the best position, है ना, you can achieve the best position। बेस्ट को अचीव करने के लिए आपको बेस्ट देना पड़ेगा, आज ये बात समझ जाइए, है ना। इफ यू वांट बेस्ट यू विल हैव टू बी द बेस्ट, है ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, डन, ठीक है। अच्छा, अब सर तैयारी करनी है, सोच लिया हमने, है ना, तो क्या करें, आपके साथ अगर तैयारी करनी है, आपकी टीम के साथ तैयारी करनी है तो कैसे करें। मेरी टीम के साथ या मेरे साथ आप तैयारी कर सकते हैं 3 माध्यम से। एक माध्यम है यूट्यूब, है ना, जहाँ पे आप मुझे अभी देख रहे हैं, यहाँ पे डेली मेरी क्लासेस चलती हैं, क्या शेड्यूल है अभी बताऊंगा। दूसरा माध्यम है अनअकैडमी स्पेशल क्लास। अनअकैडमी स्पेशल क्लास जो है ये फ्री क्लासेस हैं, एनीवन कैन ज्वाइन, है ना, ये दूसरा माध्यम। तीसरा माध्यम है अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म, है ना, अनअकैडमी से और मेरे से आप 3 तरीके से जुड़ सकते हैं। तीसरा माध्यम है अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म। जो प्लस प्लेटफॉर्म है ये पेड प्लेटफॉर्म है, और ये दोनों ही फ्री प्लेटफॉर्म है ना, ये दोनों फ्री प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। अब आप या तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहिए, है ना, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, एक बेसिक प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे भी हो जाएगी। बट इफ यू थिंक कि नहीं, मुझे बिल्कुल एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, यहाँ पे आपको जो नहीं मिल पाता वो है एक मतलब कंसिस्टेंट गाइडेंस, है ना, एक कांस्टेंट गाइडेंस, एक सपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ पर नहीं मिल पाता, है ना। काफ़ी सारे मेंस स्पेसिफिक एरियाज जैसे एथिक्स वगैरह की क्लास यहाँ पे आपको नहीं मिल पाती, है ना। मेंस से रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें ऑप्शनल वगैरह है वो नहीं मिल पाता आपको, है ना। सोशल इश्यूज है उनकी क्लासेस नहीं मिल पाती, ठीक है। तो मेंस स्पेसिफिक काफ़ी सारे एरियाज आपके यहाँ पे कवर नहीं हो पाते। यहाँ पे आपका बिल्कुल 360 डिग्री कवरेज है ना, मतलब यू से इट एंड यू गेट इट, ये वाली हालत है यहाँ पे कि आप बताइए कि सर ये, और वो आपको वहां पर मिल रहा है। यू टॉक अबाउट जनरल स्टडीज, है ना, पूरा का पूरा जनरल स्टडीज वहां पे आपको मिल रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा जनरल स्टडीज आपको यहाँ पे मिल रहा है, पूरा का पूरा आपको वहां पर ऑप्शनल मिल रहा है ना, सीसैट मिल रहा है, प्री के लेवल से मिल रहा है, मेंस के लेवल से मिल रहा है, स्टैटिक है ना, यू टॉक अबाउट करंट, तो यू विल गेट एवरीथिंग, फाउंडेशन कोर्स, है ना, रिवीजन कोर्स। आपको लगता है नहीं सर मुझे तो एनसीईआरटी से शुरुआत करना है, यू हैव द एनसीईआरटी बैचेस। जो भी आपकी जरूरत है प्रिपरेशन के हिसाब से, क्लासेस करने के बाद आपकी टेस्ट सीरीज की जरूरत होगी, वो सारी जरूरतें यहाँ पे फुलफिल हो जाती है, ठीक है। तो जो नॉर्मल शेड्यूल है मेरा वो कुछ ऐसा है कि आप यूट्यूब पे कुछ क्लासेस होती हैं, अगर आप शुरुआत में यहाँ पे करना चाहते हैं यहाँ पे भी कर सकते हैं, है ना। 10 AM पे मॉर्निंग में डेली करंट मास्टर सीरीज लेता हूँ, ये डेली की क्लास है मेरी, है ना। दूसरी क्लास 7 PM पे होती है, ये क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, अभी आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और फिर 8 PM पे या मेंस, है ना, जीएस प्लस ऑप्शनल, स्टैटिक प्लस करंट, ये सब कुछ। और साथ ही साथ इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स, है ना, और इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स में से आपको जो रिटायर्ड आईएएस आईपीएस हैं वो भी यहाँ पे मिलेंगे, कुछ ऐसे आईएएस आईपीएस जिन्होंने अपनी जॉब को ड्रॉप किया वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे,
ऑफलाइन के बीच जो मतलब बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं दिल्ली के कोचिंग्स के, वो आपको मिलेंगे। मैं भी यहाँ पे हूँ, मैं पिछले लगभग 6 सालों से दिल्ली के ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, अब यहाँ पे हूँ। ऑनलाइन के जो बेस्ट टीचर्स हैं वो मिलेंगे, तो यू विल हैव अ बेस्ट पूल ऑफ एडुकेटर्स हियर, है ना, द बेस्ट ऑफ ऑल, है ना, द बेस्ट ब्रेन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, बेस्ट ब्रेन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा सर, क्लासेस तो करवा देंगे, क्लासेस के अलावा सर प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह वो भी मिलेगा आपको यहाँ पे, है ना। तो एक सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको लेना पड़ता है, एक सब्सक्रिप्शन टाइम पीरियड का होता है ना, जैसे 1 ईयर 2 ईयर, जैसे कि आपका Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होता है, बिल्कुल वैसा, बिल्कुल एज इट इज वैसा, है ना। Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स जैसे सब्सक्रिप्शन प्लान आप यहाँ पर अवेल कीजिए, और उस टाइम ड्यूरेशन के लिए यू विल हैव द फाउंडेशनल कोर्सेज, द बेसिक कोर्सेज, द ऑप्शनल कोर्सेज, द टेस्ट सीरीज, क्विजेज, एवरीथिंग वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर IAS प्रिपरेशन, है ना। ये बिल्कुल वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको, कोई सी भी क्लास कितनी भी बार कर सकते हैं और कितने भी टीचर्स की क्लास कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे आपको यहाँ पे, है ना, जिससे कि आपका मतलब बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना बेसिक से लेकर एडवांस, वो कवर हो जाएगा आपका यहाँ पे। आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे फाउंडेशन कोर्स डायरेक्ट नहीं करना, मुझे पहले NCERT का कोर्स करना है फिर फाउंडेशन कोर्स करेंगे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, बिल्कुल लाइव क्लासेस होती हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, कोई पेन ड्राइव कोर्स जैसा सिस्टम नहीं है। एक बार लाइव स्ट्रीम हो जाए उसके बाद वो क्लास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहता है, आपके चैट्स मेरे स्क्रीन पे आ रहे होते हैं। ये मीडियम नहीं है वहाँ पे पढ़ाने का, वहाँ पे मीडियम इज डिफरेंट, तो आपके चैट मेरे स्क्रीन पे आ रहे होते हैं बिल्कुल सामने, है ना, जहाँ पे मैं लिख रहा होता हूँ वहीं पे मेरे आपके चैट्स आ रहे होते हैं। तो द मीडियम इज डिफरेंट, दिस इज नॉट दिस मीडियम, है ना। तो वहाँ पे काफी इंटरेक्शन भी हो जाता है, आपके जो डाउट्स हैं वो भी रियल टाइम बेसिस पे सॉल्व हो जाते हैं, डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी होते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत वहाँ पर नहीं आएगी। जब सेकंड बेनिफिट इज you will be getting my guidance at all the stages of examination, whether it is prelims, mains or interview, है ना। Last year one of my student had 213 marks in UPSC interview, है ना, 213 is, and another batch is going to start from 30th। ठीक है, तो एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, दिस हैज स्टार्टेड एंड दीज आर अबाउट टू स्टार्ट इन द कमिंग डेज। बट इन केस यू वांट टू ज्वाइन द 19th बैच जो अभी स्टार्ट हो चुका है, आप उसको भी कर सकते हैं। 2 क्लास की आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, बाकी क्लास आप लाइव अटेंड कीजिए, या अपकमिंग जो क्लासेस शुरू होने वाली है आप तब ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आप इफ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन अपकमिंग क्लासेस, आई वुड सजेस्ट कि आप 1-2 दिन पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट आपको एक प्रॉपर ओरिएंटेशन मैं दे पाऊँ वहाँ पे कि हाउ टू मेक मोस्ट आउट ऑफ द अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म, है ना। मैं आपको समझ सकूं, आपकी रिक्वायरमेंट को समझ सकूं, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, है ना। तो ट्राई कि आप 1-2 दिन पहले ज्वाइन करें, अगर आप इसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं तो इसके लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आज ही कर लीजिए, लेट मत कीजिएगा ज़्यादा। ठीक है, और 19 से बैच शुरू है 2022 के लिए भी अलग से और 2023 के लिए भी। आप जिस भी टारगेट ये है यहाँ पर कि आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, दैट मीन्स जो 77,000 फी है दैट विल बिकम 57 फॉर यू, है ना, presently only till 26th, and 1,12,000 जो फी है that will become 8,83,000। इसमें further 10% ऑफ once you use my code जो मैंने आपको बताया DN Live, है ना। After using this code the cost comes down to this will be somewhere around 52,000, मतलब 1 year में GS plus optional plus test series, है ना, plus doubt sessions 52,000, and 2 year का will be somewhere around 75,000। ठीक है, 2 year GS plus optional plus test series will be 75,000। तो यू कैन गो हेड विद दिस, गुड टू गो। 25% प्लस 10% डिस्काउंट के बाद 52 या 75 यू विल हैव टू पे, डिपेंड करता है आप 1 ईयर का ले रहे हैं या 2 ईयर का ले रहे हैं। ठीक है, 1 ईयर का 52,000, 2 ईयर का 75,000। ओके सर, व्हाट इफ आई वांट टू ज्वाइन द सब्सक्रिप्शन? इफ यू वांट टू ज्वाइन द सब्सक्रिप्शन, करना चाहता हूँ सिर्फ GS ज्वाइन करना चाहता हूँ, दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन, यू कैन गो हेड विद दैट टू, है ना। इफ यू वांट टू ज्वाइन ओनली GS, है ना, तो फी इज 49,000 फॉर 1 ईयर, आफ्टर यूजिंग द कोड यू विल गेट इट फॉर 44,000। बट सिर्फ GS 44,000 का है, GS प्लस ऑप्शनल विल कॉस्ट यू 52,000, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर GS प्लस ऑप्शनल, रेस्ट इज अप टू यू, है ना। So that is all about what we can do for you, what we are doing for you here, and that's all about it. In case you have any further questions, you can reach me out over the Telegram group, है ना। 2024 में अटेम्प्ट देंगे तो करंट अफेयर्स अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, कि बिल्कुल कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं।
मेरी करंट अफेयर्स की क्लास के बाद भी न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं, आप स्किप कर सकते हैं, बट हाँ अगर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं है, इंग्लिश में डाउट होता है, तो थोड़ा बहुत इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं आप साथ साथ। पारुल पॉल कह रही है राइटिंग स्किल अच्छे से इंप्रूव करने के लिए क्या चाहिए? राइटिंग स्किल पे मैंने रिसेंटली 2 सेशंस लिए हैं, आप उन सेशंस को अटेंड कीजिए, उसके बाद आंसर लिखना शुरू कीजिए। आप जब लिखेंगी तभी आपका आंसर या राइटिंग स्किल जो है वो इंप्रूव होगा। अपने आप इंप्रूव नहीं हो सकता कि आप सोचेंगे कि बस आज मैं ऐसा लिखता था और कल ऐसा लिखने लगूं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। दैट विल इंप्रूव ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो। इज इट नेसेसरी टू रीड एनसीईआरटी बुक? अगर आपको लगता है कि मेरा बेस बिल्कुल खराब नहीं है ना, आई नो द बेसिक्स, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट 2-3 एनसीईआरटी बुक जो मैंने अभी बुक लिस्ट में बताया वो पढ़ना जरूरी है ना, वो आपको मिस नहीं करना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए, है ना। बट अगर बाकी के भी एनसीईआरटीज आप पढ़ लें तो इट इज गुड टू रीड एनसीईआरटीज। हिंदू मीडियम वालों के लिए बुक इश्यूज होता है, मैंने आपको जितने किताबें बताई हैं वो ज्यादातर किताबें हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अवेलेबल हैं, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी, है ना। मैंने जितनी किताबें बताई ज्यादातर किताबें हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल ये RS शर्मा हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है। 10th 9th शंकर IAS ये शायद हिंदी में नहीं आती, ये हिंदी में भी अवेलेबल है, तो भाई मैटर ही नहीं करता। इंडियन इकोनॉमी ये भी हिंदी में भी आती है, लेक्सिकन ये भी हिंदी में आती है, और ये भी हिंदी में आती है, ये हिंदी में नहीं आती, ये हिंदी में आती है, ये भी हिंदी में आती है। तो ज़्यादातर किताबें मैंने आपको जो बताई हैं वो हिंदी में भी आते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। सर नोट्स प्रिपरेशन किस टाइम पे बनाना चाहिए 2022? अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, है ना। जब आप पढ़ रही हैं उसके साथ साथ नोट बनाते जाइए, ठीक है। इट शुड बी अ मतलब पेरिनियल कंटिन्यूअस प्रोसेस, जब आप पढ़ रही हैं साथ साथ बनाते जाइए, ठीक है जी। आर्यन, आई होप यू गॉट द आंसर। Aryan has got his answer, I hope. Okay, so I hope you learned a lot. In case you find any query, feel free to reach me out over Telegram. My Telegram channel is @Arohan1. Just go to Telegram and type this @Arohan, है ना, 1. Go to Telegram and type this, you will get my Telegram channel. ठीक है, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप बस यहाँ पर जाके टाइप कर दीजिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन, है ना, एंड लाइक इट, सो दैट एवरीवन एल्स कैन आल्सो गेट बेनिफिटेड, ठीक है जी। मिडाइवल हिस्ट्री के लिए यू कैन गो फॉर सतीश चंद्रा's बुक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू गाइज, थैंक्स अ टन, एंड कीप स्टडिंग, एंड डू रिमेंबर इट्स अ माउंट एवरेस्ट, you need to be determined, है ना, to climb it. All the best for your journey to the Mount Everest.